अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बहुत एक मेन काम करना है। आज हमने पूरी आउटलाइन बनाने देखनी है कि जी पूरी आउटलाइन कैसे बनती है। दो तरह के एसेज होते हैं। एक जिसमें डायमेंशन आपको दी जाती है, लाइक ये जो मैंने पहला लिखा है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स। ठीक है, आए जरा देखते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे के मेन हेडर्स बनाने होते हैं। ठीक है, हर ऐसे के मेन हेडर्स में क्या क्या बातें होती हैं। इंट्रोडक्शन आता है। नंबर 2 पे आप थीसिस लिखोगे इसका। ठीक हो गया। थर्ड पे आप टॉपिक डिफाइन करोगे, एन ओवरव्यू ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। देखिए ये तीन तो मैंने आपको बताए थे कि इंट्रोडक्शन, थीसिस और ओवरव्यू हो गया। इसके अलावा कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई टाइप्स हो सकती है। अब फोर्थ पे आपने पॉइंट को हिट करना है, वो क्या होगा, कॉजेज बिहाइंड एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, कि एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज क्या हैं। उसके बाद आ जाएगी सिंपल हेडिंग, इम्पैक्ट्स owing to या इम्पैक्ट ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। देखिए इतना सिंपल रखना है अपने ऐसे को। ठीक है, आपने चीजों को मुश्किल नहीं बनाना, आपने बहुत आसान लेकर चलना है। मुझसे उसने ऐसे में क्या पूछा भाई, उसने बताया कि एनर्जी क्राइसिस आप बता दो। मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ आपको एनर्जी क्राइसिस। फिर उसने मुझे कहा कि आपको मैं दो डायमेंशन दे रहा हूँ, एक कॉजेज और एक इम्पैक्ट, वो आप शामिल करें। देखें मैंने इसके अंदर लिख दिया। मैं कुछ मुश्किल नहीं बनाऊंगा अपने ऐसे को जानबूझ के कि मैं फेल हूं इसके अंदर। मैं बहुत आसान आसान चीजें करवाऊंगा आपको। अब जाहिर है जब कॉजेज आ गए, इम्पैक्ट्स आ गए, तो तुम कुछ सोल्यूशंस भी दोगे। तो हम लिख देंगे जी रिकमेंडेशंस टू ओवरकम एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान 7, ये ऑप्शनल होता है बेटा जब आप किसी की केस स्टडी देते हो। आपने कोई किताब पढ़ी, आपने कोई और मुल्क देखा जिसमें एनर्जी क्राइसिस आए थे, उन्होंने सॉल्व कर लिया, तो आप लिख दो मिसाल के तौर पे कि जी एनर्जी क्राइसिस सिंगापुर में बहुत थे, हम उनकी केस स्टडी कर सकते हैं। अगेन ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये ऑप्शनल है। एंड 8 इज योर कंक्लूजन, दैट्स इट। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छा है लिखने में, उसने अपनी 4 5 6 ऐसे चेक करवाए हुए हैं, और हर ऐसे में उसको कोई एग्जामिनर 40 40 नंबर दे रहा है। अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर कोई इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो फ्लॉलेस लिखता है और सारे टीचर उसको पास कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं भाई तुम असिस्टेंट कमिश्नर लगोगे, तो वो थीसिस में पहले 2 से 3 लाइनें लिखेगा यहाँ पे, और कंक्लूजन में 1 से 2 लाइनें आप लिखते हो। ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप सिर्फ सही लिखते हो और आपको ये डर है कि यार एग्जामिनर कहीं मुझे थीसिस पे ना फेल कर दे, कहीं मेरी कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो जाए, तो आप यहां से ये पॉइंट और ये वाले जो 2 लाइन है यहाँ हटा सकते हो। आप थीसिस ना भी लिखो, कोई मसला नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आती है? जी बेटा। यहां तक तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मेन आउटलाइन कैसे बनती है, ये आप लोगों ने किया हुआ भी है। अब आए जरा इस मेन आउटलाइन को प्रॉपर आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साइड पे आपको प्रॉपर, अब देखो, जब तुम इंट्रो लिखते हो, राइट, उधर कुछ भी नहीं आएगा। थीसिस लिखोगे, थीसिस में लिखना चाहो ऑप्शनल 2 लाइनें लिख दी तुमने। अब यहां लिखते हो आप एन ओवरव्यू ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। इसमें भी कोई बुलेट पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 9 स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी मुझे बता दें, सिर्फ एक फिजा ने यस किया है। आप लोगों को क्लियर है, साथ चल रहे हैं मेरे? जल्दी से बता दें ताकि टाइम कम होता है हमारे पास। जी ठीक है फायदा। ऑलराइट, ओके। अब आगे यहाँ पे हेडिंग एन ओवरव्यू ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान।
अब हम जा रहे हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, वो क्या था? कॉजेस। चौथा पॉइंट आपके पास क्या आएगा? कॉजेस बिहाइंड एनर्जी क्राइसिस, और आगे लिख लेंगे आप जी इन पाकिस्तान। अब बेटा ये तुम्हारा मेन हेडर है जो कि तुम्हारे फोर्थ पे आ रहा है। अब बेटा इसके सब पॉइंट देने होंगे आपको, राइट? अब इसके चलें सब पॉइंट देखें क्या क्या हो सकते हैं। आपने सोचना है कि एनर्जी क्राइसिस के पीछे वजूहात क्या क्या हैं, क्विकली सोचें और चैट पे लिखते जाएं। गलत हो सही हो मुझे इसकी परवाह नहीं है, आप बस लिखें। साथ काम करेंगे, साथ पूरा मैसे बनाएंगे ये। जिसको जो समझ में आ रहा है चैट में लिखते जाओ, फिर मैं भी उसको थोड़ा अपग्रेड करता हूँ अपने पास। सवाल ये आएगा कि सर बहुत सारी चीजें आ रही हैं जहन में। लैक ऑफ मैनेजमेंट, ओके। करप्शन, ठीक हो गया, सही है। अब बेटा अपनी जो सोच है ना उसको भी लिमिटेड करो, ठीक है? अब जो तुम सोच रहे हो उसको आप यूं करो कि मैं पहले पॉलिटिकल हिसाब से सोचता हूँ, इकोनॉमी सोचूंगा, सोशल सोचूंगा, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज देखूंगा, राइट? इससे क्या होता है कि इससे हम भटकेंगे नहीं। अब जैसे अगर मैं पहले पॉलिटिकल की बात करूं, तो क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आती हैं वो फ्लॉड पॉलिसी लेकर आती हैं, राइट? मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पुअर गवर्नमेंटल, या इसको और थोड़ा बेहतर बनाते हैं, पुअर पॉलिसीज लिख सकते हो, अनरियलिस्टिक पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बनाती है मगर वो गरीब आदमी का नहीं सोचती। चलें भाई, पहला हमने पॉइंट पॉलिटिकल को हिट कर दिया। फिर क्या मैं दूसरा ये बना सकता हूं कि हमारे पास विजनरी लीडरशिप नहीं है, ठीक है? लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप। मुझे कोई जवाब दे आप में से। अच्छा मैं बहुत तेज तेज बताता हूँ चीजों को, तो कोशिश करना नोट डाउन करते रहो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है बट लाइव में ज्यादा समझ में आता है, राइट? तो यहीं पे रहना, फोकस यहीं पे रखना। आप मुझे बताइए, चाइना, इंडिया, ये सब इतने कंसिस्टेंट क्यों हैं तरक्की करने में? क्विकली वन वर्ड आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। सोनिया शौकत कहती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, और? असद अली, आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि इनकी अनरियलिस्टिक पॉलिसीज हैं और फिर आप इस बात को प्रूफ करेंगे। ऐसे तो फिर आप, ऐसे तो आप लिख ही नहीं सकते ना असद। आप पॉलिटिकल में आप क्या कहेंगे? आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक चल रहा है, आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, पॉलिटिक्स सब सही चल रहा है, गवर्नमेंट सब ठीक कर रही है, तो भाई पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होना चाहिए ना। तनकीद बराए तनकीद करेंगे इसके अंदर, तनकीद बराए इस्लाह भी करेंगे यहाँ पे। गुड। फिजा का जवाब था कि इनकी जो लीडरशिप है ना, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, कंसिस्टेंट है। जी जिनपिंग को थर्ड टाइम, यानी अब तकरीबन 15 साल से वही है, वही पार्लियामेंट, वही सब कुछ, वही पॉलिसीज, ठीक है? बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद एक लॉन्ग टाइम से रूल कर रही हैं। इंडिया के अंदर मोदी फिर आने वाले थर्ड टर्म के अंदर, राइट? हमारे पास क्या मसला है कि जी 4 साल बड़ी मुश्किल से कोई गवर्नमेंट बनती है, पॉलिसी लेकर आए, अगले साल दूसरी आती है अगली टर्म में वो चेंज कर देती, तो हमारे पास एक विजन नहीं है, ठीक है? तो पॉलिटिकल रिलेटेड ये सारी चीजें होंगी जिसे आप इन शॉर्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कह सकते हो, राइट? और आप सोचें क्या हो सकता है? करप्शन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब मिसाल के तौर पे हमारी पॉलिसी ठीक बन गई, इमरान खान साहब ने विजन बड़ा स्ट्रांग दे दिया, भाई करोड़ों अरबों दरख्त लगाऊंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, उन्होंने सब दे दिया।
लेकिन अंडर जो नीचे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं सारे के सारे, उनके अंदर एक मामला है करप्शन का, राइट। इस वजह से तो एनर्जी क्राइसिस है। मैंने 3 डायमेंशन आपको दे दी सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर, बात समझ में आती है जी। फिजा ये पावर थेफ्ट है ना, ये लोग कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही। वापडा, नेपरा, के इलेक्ट्रिक, पानी, सब एनर्जी में आ रहे हैं, वो तो अपने हिसाब किताब से दे रहे हैं, हम यहाँ पे पावर थेफ्ट करते हैं, ठीक है। आ जाए जी, अब करप्शन हो गई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अब आ जाइए आप यहाँ पे इकोनॉमी पे। अब इकोनॉमी पे हम बात करें तो जी हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है। जैसे हम ये लिख सकते हैं जी, माउंटिंग डेट। माउंटिंग डेट का क्या मतलब हुआ, हमारे ऊपर कर्जे बढ़े जा रहे हैं। भाई मैं कर्जा उतारूं या अपने मुल्क के लोगों को पैसा दूं, इकोनॉमी हमारी ठीक ही नहीं चल रही, ठीक है। इसी तरह रिलायंस हम कर रहे हैं, हम जो रिलाई कर रहे हैं, भाई हमारा ऑलमोस्ट 70 से 80% जो है ना ऑयल वगैरह, ये सब हम परचेज कर रहे हैं बाहर से, ठीक है। ये भी मसला आ गया। फिर सोशल देख लीजिए, सोशल में क्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के अंदर, राइट। लोगों को पता ही नहीं है कि जी एनर्जी जो है वो कैसे यूज करनी है। भाई अब आपके पास देखें, दो चार चीजें हैं। कुछ पहले जमाने में ना वो येलो वाले बड़े बल्ब इस्तेमाल होते थे, जैसे टंगस्टन फिलामेंट होता था। फिर कहीं पे ट्यूबलाइट्स इस्तेमाल होना शुरू हुई। अब आजकल एलईडी आ गया है जो बिजली कम यूज करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली लोग वही चला रहे हैं। इसी तरह से पानी का जाया बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज के अंदर। लोगों के पास तालीम नहीं है, ठीक, ओके। उसके बाद मेन मसला पॉपुलेशन ग्रोथ। आप देखिए आपकी आबादी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज ही नहीं है, राइट। अच्छा, इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो उसके अंदर। कितने पॉइंट्स हो गए, 2 4 6 7। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस अब क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी आएगी इसके अंदर। लातादाद पॉइंट बेटा आप बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। बच्चों समझ में आया आपको। नो डैम्स आफ्टर तरबेला, ओके गुड पॉइंट। हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जी अनसुफिशिएंट वाटर स्टोरेज। इसमें मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था इसके हवाले से ना, जो आपने पॉइंट लिया है। यूएसए के पास तकरीबन 3 साल का, अगर फॉर एग्जाम्पल कहत पड़ जाता है अमेरिका के अंदर, वो 900 दिन सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। इंडिया तकरीबन कोई 1 साल 1.5 साल इंडिया सरवाइव कर जाएगा, बट पाकिस्तान सिर्फ कुछ दिन सरवाइव कर सकता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं है। और जो सिस्टम है हमारा, मजे की बात, मंगला डैम, तरबेला डैम, ये सिल्टिंग हो रही है इनकी। ऑलरेडी जो बने बनाए आपके डैम्स हैं वो खराब हो रहे हैं, उसकी मुरम्मत के लिए हमें यूएसए से पैसा चाहिए होता है। बात समझ रहे हो, यूएस एड आती है तो हम अपने डैम्स को जाके फिर दोबारा से सही करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये बताओ, कॉजेस का ये पैराग्राफ समझ में आ गया। ऑल राइट सोनिया, यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस तो है हमारे पास ना, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, आप माने इस चीज को। थका हुआ सिस्टम हमारे पास है पाकिस्तान के अंदर हर चीज में, पर्ची, फोटोकॉपियां, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम तो अभी आएंगे इस बात को लेके। अच्छा, अब आपने कॉजेज बता दी, नेक्स्ट आपके पास है इम्पैक्ट्स, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जरा इन पे, इम्पैक्ट्स पे क्या आएगा इसका। और इसी तरह से लिखना है, खुद से खुदारा कोई आपने हीरो नहीं बनना है इसके अंदर कि मैं लंबे लंबे वर्डिंग्स यूज करूं, मैं यूं कर दूं, वो कर दूं। भाई जिस हिसाब से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ना, थोड़ी थोड़ी चीजें इस तरह से लेकर चल लो। बहुत सारे लोगों में आदत होती है कि अपनी चीज लेकर आएंगे, तो भाई अगर आप अपने करना है तो फिर आप अपनी रिस्क के ऊपर इसको कीजिएगा। अच्छा जी, इम्पैक्ट्स ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस।
राइट। बेटा अभी हमने बातें की कॉजेस की, राइट, कि वजह क्या क्या है, क्यों हो रही है। अब तुम बताओ कि जब एनर्जी क्राइसिस हो रहा है मुल्क के अंदर, तो उससे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। गुड। क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ, आपके मुल्क के अंदर भाई एनर्जी नहीं है, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, क्रिपलिंग इकोनॉमी। ठीक हो गया। आप इसमें ये लिख सकते हो कि भाई डिसमल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर आपने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बिल्कुल ठीक है। वो उसी पॉइंट से हम कनेक्ट करवा देंगे इसको जब हम लिखेंगे ना। और इसके अलावा पोवर्टी, पोवर्टी इंक्रीज हो रही है। पब्लिक अनरेस्ट, इसको हम कह सकते हैं सोशल कियोस, राइट। एजुकेशनल इम्पैक्ट्स, ये भी आ रहे हैं, लाइफ के ऊपर आ रहे हैं। एजुकेशनल इश्यूज हो रहे हैं, इसी तरह मेंटल इश्यूज हो रहे हैं लोगों पे। अब भाई आप सोचें, एक इलाका है वहां पे लाइट नहीं है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ भी आएगा। वेरी गुड, सही पॉइंट दे रहे हो आप लोग। सही, अब उधर लाइट ही नहीं है। अब वो बच्चा 18-19 साल का बच्चा, उसे मुल्क के लिए कुछ करना है, ना गैस आ रही है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, पानी का मसला है, बाहर निकलता है तो सोशल कियोस है, कोई भी लड़ाई बड़ाई हो सकती है। इस माहौल में कौन तरक्की का सोचेगा, राइट। तो अभी तो बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहां तक बताइए बेटा, बात समझ में आ गई इम्पैक्ट तक में। बाकी लोग भी अच्छे पॉइंट्स दे रहे हो, आप इसको लिख सकते हो इसके अंदर, राइट। मैं सिर्फ आपको एक पाथ प्रोवाइड करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं और यूं करना होता है, करना अपने खुद है। सही है जी। अच्छा, लास्ट हमारा क्या था, ये हो गया आपके पास दो। इसके बाद है जी रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस इन ऑर्डर टू ओवरकम, तो आप इस तरह से कर लीजिए, रिकमेंडेशंस टू ओवरकम एनर्जी क्राइसिस। इसके बाद में एक और ऐसे कराऊंगा आपको, ये आपका नाम है मुद्दस्सिर कुरैशी। बेटा ये दो टाइप के ऐसे हम कराते हैं, ये वाला भी आप देख लें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास ना, 40 मिनट्स की क्लास होती है। अच्छा जी, अब रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। बच्चों देखो, तुम्हें रिकमेंडेशन देनी है कि एनर्जी क्राइसिस कैसे सही होगा। इसका सबसे आसान तरीका ये है, ऑफन ऐसा होता है कि आउटलाइन लिखते वक्त राइट वर्ड्स नहीं मिलते। हाँ कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। असल मैं अभी बताता हूँ कि किस तरीके से काम होगा। रिलैक्स, अभी यहाँ देखें सिर्फ। सोनिया, कैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करोगे, आपको तो अपने पूरे मुल्क का सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रिकमेंडेशन ऐसी दो जो कि इम्प्लीमेंट तो हो सके। आप में से जी, मैं यही सवाल पूछने वाला था कि कितनों को लगता है कि नए डैम बना देने चाहिए। आपका आगे जी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। भाई साहब डैम में अरबों रुपए लगते हैं, अरबों रुपए। अभी आपने नहीं देखा वो जो पिछले वाले थे जज साकिब निसार साहब, अरबों रुपए लेके किधर गए कुछ पता नहीं। डैम बन रहा है तो 10-10 20-20 साल तक चल रहा है मामला, हमें नहीं पता भाई, उसके अरबों रुपए तो है ही नहीं ना हमारे पास। आप ये बोलें कि मेंटेनेंस, राइट, हमें जो है मेंटेनेंस ऑफ ऑलरेडी बिल्ड डैम। ठीक हो गया। इसी तरीके से विजनरी लीडरशिप
अब हमें विजनरी लीडरशिप एंड कॉम्पिटेंट लीडर्स की रिक्वायरमेंट है भाई इसके अंदर। आपको पता है कि आपका कौन सा मिनिस्टर किस कुर्सी पे बैठा हुआ है, क्या वो इसका अहल है या नहीं है। ट्रांसपोर्ट का आपने किसी को पकड़वा दिया, लेबर कोई और है, फिर 6 महीने बाद आप बंदा चेंज कर देते हो। आपने देखा होगा ना न्यूज में कि जी हम्माद अजहर साहब को वजारत इससे हटा के इसमें डाल दिया, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। ओ भाई कर क्या रहे हो, एक बंदा है ही नहीं तुम्हारे पास काम करने के लिए कोई भी, राइट। विजनरी लीडरशिप, कॉम्पिटेंट लीडर्स नहीं है हमारे पास। इसी तरह से इफेक्टिव पॉलिसीज नहीं है। यार एक बंदा आता है, वो एक पॉलिसी बना के जाता है, 4 साल बाद दूसरा आएगा, सबसे पहला काम वो प्रीवियस पॉलिसीज को खत्म करेगा। ठीक हो गया, समझ में आ रही हैं बातें। हमें इफेक्टिव पॉलिसीज चाहिए। फिर इसी तरह से हमें बजटरी एलोकेशंस भी तो चाहिए। भाई बजट का हिस्सा, आपको पता है हम अपनी एजुकेशन पे 2% लगा रहे हैं, 2% से भी कम दे रहे हैं। हेल्थ पे 1% दे रहे हैं। तो भाई जो आपकी सोशल चीजें, आप उसको तो सही करो। आप इन इस चीज पे बजट लगाओ, एनर्जी क्राइसिस को दूर करो। फिर आप एजुकेट करें मासेस को। आप मासेस को, अच्छा जरूरी नहीं है कि तुम इसमें पढ़ाओ बच्चों को, क्लास में सिलेबस चेंज करो। तुम अखबार में ना, हम सब ने अखबार देखें, मैगजीन्स देखें, उसमें एक आधा कोई अवेयरनेस की चीज डाल दो, राइट। कोविड के टाइम पे कॉल्स जब करते थे किसी को, तो बेटा रिंग तो वो आती थी, सॉरी कॉलर ट्यून आती थी, यस या नो। कोविड के टाइम पे किसी कॉल करते थे ना, पूरा वो बताती थी औरत के भाई इतना इतना डिस्टेंस रखना है, मास्क वेयर कीजिए, ये कीजिए। इससे क्या होता था, अनकॉन्शियस में एक मजदूर जो है ना, मजदूर लेमैन, दिहाड़ीदार तबका, रिक्शा चलाने वाला, चिंची चलाने वाला, उसको भी यहां तक बात पता थी कि भाई मास्क पहनो और कोई वबा आई हुई है मुल्क में। इस तरह से हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए अपने मासेस को एजुकेट करें, उनको सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया की मिसालें पढ़ाएं, ब्राजील का बताएं जी कितने रेन फॉरेस्ट है, क्या है, सो एंड सो फोर्थ। और जी इधर आके आप कैसे खत्म हो गया। कुछ मुश्किल लगा इस ऐसे के अंदर आपको। आप ही लोगों ने करवाया, मैंने तो कुछ नहीं बनाया इस ऐसे के अंदर। मैं तो जस्ट आइडियाज दे रहा हूँ आपको। जी बेटा, ये पूरा ऐसे बन गया, यहाँ से शुरू किया हमने। यस या नो तो बोल दें भाई। ओके जी, वो कैसे दूर करें, राइट वर्ड वाली। अब आपने क्या करना है, आपने चंद पर्टिकुलर वोकेबलरी याद रखनी है। जैसे किसी चीज में कमी होती है तो आप लैक ऑफ लगा दीजिए, राइट। कोई चीज बढ़ रही है तो उसके लिए माउंटिंग यूज कर लें। असद इसकी पर्टिकुलर वोकेबलरी है ऐसे की। आप क्लास के बाद मुझसे रब्ता करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ ये चीज, ठीक है। ओके, अब देखो ये कितने वर्ड का ऐसे जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 100 से 150 वर्ड इधर हो जाएंगे। ओवरव्यू में 100 वर्ड्स दे दो। हर पैराग्राफ तुम्हारा अगर 80 वर्ड का भी हुआ, तो तुम काउंट कर लो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो इट विल बी 720। ठीक है। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस में भी अगर तुम 60 या 70 वर्ड्स का भी एक ऐसे एक पैराग्राफ लिखोगे इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 × 8 48, 480। उसके बाद ये तो छोटे होते हैं बेटा, ये ना 50 50 वर्ड्स के आप लिखोगे, क्योंकि ये उसने मांगा नहीं था ऐसे में। 5 पैराग्राफ लिखते हो तो ये हो जाएंगे 250, और कंक्लूजन 100 का, राइट। तो अब आप इसको अगर टोटल करें तो 350 इधर हो जाते हैं, 350, 720, 480। मैं आपको इसको क्विकली कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ये कितने वर्ड्स बन रहे हैं आपके पास।
बेटा ये 1800 वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, एंड 1800 वर्ड्स टेस्ट है। मेरा ऐसे खुद 1700 पे पास हुआ है। मसला ये नहीं होता कि मुझे राइट वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। मसला ये होता है कि मुझे 2 घंटे के अंदर पूरा ऐसे शुरू से आखिर तक लेकर चलना है। इसके अंदर मैं अभी 10 चीजें और ऐड कर सकता हूँ, इसमें मैं 4-5 चीजें और ऐड कर दूंगा, बट नहीं करनी हमने। एक मैकेनिज्म है, ऐसे एक सेट रूल है। अब अगर कोई बच्चा सिर्फ कॉजेस पे 15 हेडिंग लिख देगा, बाकी ऐसे कब लिखेगा? बात आ रही है समझ में? अब मुझे बताइए कि इस आउटलाइन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये वाले जो एसेज होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे आपको डायमेंशंस मिलती हैं, वो सारे ऐसे ही होते हैं। और ये देखिए मैं किस तरीके से लिखता हूँ इसको। लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप, करप्शन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट्स इट। आपको इतना ही लिखना है। एग्जामिनर से बेटा बचने की कोशिश करनी है आपने। जहां तुमने अपनी ओवर एफिशिएंसी दिखाई, एंड वन मोर थिंग दैट इट इज इट मैंडेटरी टू मेंशन ईच एंड पॉइंट्स रेफरेंस व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ इन एसे? यस। आपको अपने एसे के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं माउंटिंग डेट लिखता हूँ, ठीक है, कि कर्जा चढ़ा हुआ है जी, इस माउंटिंग डेट को मैं अपने एसे में लिखूंगा और मैं रेफरेंस फैक्ट्स फिगर्स दे के लिखूंगा। एग्जामिनर यही तो चेक करता है कि क्या तुमने जो यहाँ बोला है वो तुम अपने एसे में इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो नहीं करवा रहे। सही। हाँ, हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 2023 का पेपर देखें, 2021 का पेपर देखें, बेटा ऐसे टॉपिक्स थे कि लिटरली मुझे खुद 45 मिनट्स, जब पेपर मिला तो 45 मिनट ये डिसाइड करने में लगे मुझे करना क्या है पेपर में। 45 मिनट्स। उसके बाद आउटलाइन मैंने सिलेक्ट किया टॉपिक में, अब सिर्फ पीछे बचते हैं 2 घंटा 15 मिनट। अब इस 2 घंटे 15 मिनट में तुमने इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक पूरा लिखना है। अब आप ये सोचे कि एस्पिरेंट फेल क्यों हो रहा है। अच्छा, अगर कोई फिगर न्यूज से पढ़ा हो तो वहां ये बताएंगे कि डोंट नो। आप वहां पे क्रेडिबल यूज करते हो चीजें। यार मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, आपने कोई न्यूज देखी है, आपने वो एआरवाई से देखी है। अब मेजोरिटी लोग क्या बोलेंगे कि जी एआरवाई से देख रहा है ये सही नहीं है। कोई चैनल 24 देखेगा, वो कहता है जी ये मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। आपको पता है क्या करना होता है? जैसे यूएन की, इसी तरह यूनेस्को की, इसी तरह पाओ फूड ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ऐसी आपने कोट करनी होगी। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं इसका भी तरीका आपको समझाता हूँ कि क्यों करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है। आपने से पहले वाली क्लास में, इससे पहले मैंने समझा दिया कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। वो यूट्यूब पे रखी हुई है मेरी वीडियो ना, वहां से आप देख लेंगे इसको। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई। अब ये जो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप बोलेंगे सर ये तो इतना सिंपल है, इसमें फिर फेल क्यों होते हैं, राइट? अब वाई वी फेल इन ऐसे, फेलियर जो है, नंबर वन, टॉपिक सिलेक्शन रॉन्ग। बच्चा एग्जाम में वो टॉपिक उठा लेता है जिसका वो थोड़ा बहुत घर से पढ़ के आया होता है। मिसाल के तौर पे टॉपिक आता है, इज ग्लोबल वार्मिंग अ बिगर थ्रेट देन टेररिज्म। और आप क्या पढ़कर गए हुए हो? ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और रियलिटी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। एक ये टॉपिक है जो आपने घर पे तैयार किया, ठीक है, और पेपर में क्या आता है? इज ग्लोबल वार्मिंग अ बिगर थ्रेट देन टेरर। ठीक है, बहुत मुश्किल होती है टाइपिंग करना पैर। अब पता है हमारा माइंड क्या है कि हमने एग्जाम में मतलब पेपर देखा,
हमने देखा ओहो जी ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग, आप शुरू हो गया जी, आपने जो याद किया आप वो इन्फॉर्मेशन घुसा रहे हो उसके अंदर सारी। फर्स्ट बंदा फेल होता है कि उसको ये समझ ही नहीं लगती कि मैं, मेरा टॉपिक क्या है, मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है, राइट। सेकंड, एक बड़ी तादाद लोगों की फेल होती है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, इसकी कोटेशन, किताबें। भाई वो बंदा जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड का बंदा है, उसे तुम क्या लिख के दे रहे हो, कैसे लिख कर दे रहे हो, उसे ये फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुमने स्ट्रक्चर फॉलो किया, तुमने बात को प्रूफ कर दी, दैट्स इट। अब मैं अपने हर चीज में फैक्ट दे रहा हूँ, यूं 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 मैं फैक्ट ही फैक्ट भरे जा रहा हूँ, बोल रहा भाई इंग्लिश तो लिखो इसके अंदर आप, ठीक है। मेजोरिटी इस काम के अंदर फंसे रहते हैं, वो फेल कर जाते हैं। फिर हमारे पास बच्चे आते हैं जिन्हें हम कहते हैं जी ओवर एफिशिएंट। ये वाली जो आबादी है सबसे खतरनाक है। ये ओवर एफिशिएंट बच्चे कौन होते हैं? जो मॉक नहीं देते, सही है। ये वोकैबुलरी इतनी रट लेते हैं कि भारी भारी वर्ड्स इनको याद हो जाते हैं, इनको इसकी प्लेसमेंट नहीं पता कि मैंने इसको यूज कैसे करना है, राइट। कम से कम मैं अभी बता रहा हूं, आप मुझसे पढ़ें कहीं से पढ़ें कुछ भी करें, जब तक आपके अगर फैब में पेपर होते हैं मिसाल के तौर पे, आपका दिसंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, जनवरी में आप मॉक्स दें, बहुत सारे मॉक्स दें, आप हर एकेडमी को दें, पैसों का मत सोचिएगा। एटलीस्ट 2 टीचर्स को आपने मॉक देने हैं, और कम से कम 5 ऐसे आप लिख के चेक करवा चुके हो पेपर से पहले, 5 कंप्लीट ऐसे, सही है। और अच्छे मतलब टीचर्स को चेक करें जो आपको रेड पेन से बताएं बेटा ये आपकी गलती है। अगर तुम ये सब कर रहे हो ना, तो तुम डिजर्व करते हो सीएसएस के अंदर बैठना। अगर ऐसा ही है ओवर एफिशिएंट वाली बात है जी, मुझे तो सब आता है, लिटरली तुम्हारी स्पेलिंग एरर्स भी होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी मिस्टेक्स होंगी, और न जाने क्या क्या इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें होंगी जी, आपने ओवर एफिशिएंट नहीं बनना, फॉलो कीजिए, मॉक्स दीजिए, तरीके से पढ़ें और सिलेबस सामने रखिए। बहुत सारे लोग हैं जी प्री हिस्ट्री तैयार करते हैं, सीएसएस की बात कर रहा हूँ, 1947 से पहले वाला एरिया लगे में जी, तुगलक डायनेस्टी और इसके बाद सर सैयद याद करें, वो अल्लाह के बंदो 2017 से पेपर तो उठा के देखो सारे, प्री हिस्ट्री का 1 सवाल आ रहा है, 2 सवाल आ रहे हैं, तुमने 4 निकालने हैं, सारे नीचे से उठा लो सवाल, करंट अफेयर वाले करो। बट है नहीं, गाइडेंस नहीं है, फिर वो रट्टे लगा रहे हैं सर सैयद याद करके। तो अब तुम उस चीज को ऐसे में कैसे पुट करोगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। एक ये हो गए, और आखिरी किस्म हमारे पास आती है, बेटा ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो ना, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। लास्ट चीज, फोर्थ वन होता है इनकम्प्लीट ऐसे, बताता हूँ मतलब। एक होता है इनकम्प्लीट ऐसे, आपने खूबसूरत सा इंट्रो लिखा, आपने आउटलाइन बनाई, लेकिन आप अपने ऐसे को कॉन्क्लूड नहीं कर सके, और आपने एक बहाना कर दिया कि जी वो टाइम खत्म हो गया था, तो जी एग्जामिनर आपका टाइम खत्म कर देगा, वो बोलेगा अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद पांचवा भी, जैसे जो जो चीजें याद आ रही हैं आप लोग बता दो ताकि आप लोग इससे फिर सोच लें इस बातों को। वर्ड लिमिट, बहुत सारे लोगों के जहन में बात है कि जी मुझे अपने वर्ड्स बढ़ाने हैं। यार हम इंसान है सारे के सारे, लिमिटेड स्टडी है, आपने 2 किताबें पढ़ी, मैंने 10 पढ़ी, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ी ना मैंने। वर्ड लिमिट अगर आप 1500 तक भी जा रहे हो और ठीक लिख रहे हो तो भी ऐसे पास होगा आपका। अवैध इरशाद भट्टी, फर्स्ट पोजीशन थी इनकी, इन्होंने खुद बताया इनके ऐसे में 41 नंबर है, मेरे ऐसे में 40 नंबर है, सही है। इतने ही आते हैं बेटा ऐसे के अंदर, 40 41 आ गए ना, आप अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझते हो। ना उसने बोला 2500 2700 वर्ड लिखो, ना मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये चीज, राइट। तो तुम वर्ड लिमिट बढ़ाने के चक्कर में आइडिया रिपीट करोगे, एग्जामिनर फेल कर देगा। ये 5 बातें याद रखनी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, हाउ टू बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ नॉलेज बिल्डिंग। गुड। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? किसी इशू को सोचना, राइट।
थिंक अबाउट एन इशू। मिसाल के तौर पे हमने ये लिखना है कि जी जेंडर इक्वालिटी इज गुड फॉर सोसाइटी। बेटा ये तुम्हारा टॉपिक है। अब तुम कोई किताब से नहीं सोचो, तुम खुद से सोचो कि यार अच्छा अगर जेंडर इक्वालिटी हो जाती है पूरी दुनिया में, सोसाइटी के लिए अच्छा है। कैसे? क्या कैसे? नंबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये तुम्हारी थिंकिंग हो गई, राइट। उसके बाद आप गूगल कर लें, आप गूगल का इस्तेमाल करें जी, ये वाली फ्रेज डाल दें पूरी कि जेंडर इक्वालिटी इज गुड फॉर सोसाइटी। गूगल से एक आर्टिकल पढ़ लें, उसमें कोई फैक्ट, कोई कोटेशन, कोई बात लिखी हुई होगी, पता। यही तो करना है आपने, अपना इनपुट ज्यादा देना है बेटा। मेरा वाला टाइम खत्म हो जाएगा बात करते हुए। 2020 से लेकर 2023 के पेपर्स तो देखो, और तुम फिर मुझे बताओ कि वो एग्जामिनर आपसे क्या, एग्जामिनर तुमसे तुम्हारा थॉट चाह रहा है, राइट। ऐसे की किताब का रट्टा लगा के ऐसे पास नहीं होगा। शुक्रिया जी, अब मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के बाद, और होमवर्क आपको मिलेगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।